लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह जी, आप सन 1977 से लेकर 31 जुलाई 2016 तक भारतीय सेना में अपनी सर्विसेज देते रहे। आप परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भी हुए अपनी सर्विस के दौरान। आपने प्रेस्टिजियस और फॉर्मिडेबल वेस्टर्न कमांड को एज ए जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी कमांड किया और वेस्टर्न कमांड के कमांडर रहे। आप की यूनिट जो 63 कैवेलरी है उससे बिलोंग करते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे समाज में सक्रिय रूप से जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं और एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे भी अपनी सर्विसेज जो है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं आप अक्सर दे रहे हैं और देते रहते हैं। आपने सेवानिवृत्त होने के बाद प्रेस्टिजियस जो चेयर है महाराजा रंजीत सिंह जी की, प्रेस्टिजियस चेयर महाराजा रंजीत सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको वो भी चेयर करने का मौका मिला। अब 2018 में एडवाइजर भी अपॉइंट हुए चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के। साथ ही उसके बाद 2019 में आपको नियुक्त किया गया हरियाणा सरकार द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। करंटली आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं हरियाणा में और चंडीगढ़ में आपका निवास स्थान है। धन्यवाद। पहले तो मैं फैंस का बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और खास तौर पर मैं आभारी हूँ इंद्रेश जी का, हमारे भाई साहब का, और गोलोक बिहारी जी का, जो इन सारे कार्यक्रमों के सूत्रधार हैं, जो इसकी रूपरेखा बनाते हैं। तो मैं आगे जाने से पहले सबको जय हिंद पेश करता हूँ, नमस्कार पेश करता हूँ, और खास तौर से जो बाहर से मेहमान आए हैं उनको मैं खैर मकदम और सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। बातचीत की शुरुआत हम करते हैं। कल हमको बहुत विस्तार से गोलोक बिहारी जी ने जो पाकिस्तान के अंदर एक पहचान की एक दिक्कत, एक क्राइसिस पेश हो चुका है, जिस तरह की वहां पर फॉल्ट लाइन्स है, उसके बारे में हमें विस्तार से समझाया। लेकिन जो बात सोने पे सुहागा की तरह से थी वो हमारे भाई साहब इंद्रेश जी ने बोली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इस बीमारी को जड़ों से समझना है, उसका विश्लेषण करना है। और इसमें अगर मैं थोड़ी सी तौहीन करके जोड़ना चाहूँ तो ये जोड़ना चाहूंगा कि ये एक वायरस है जिसके बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। जैसे आजकल डेल्टा म्यूटेंट चल रहा है, हमने तमाम म्यूटेंट्स के बारे में पढ़ना है, समझना है, और थिंक टैंक के होने के वजह से हमने उसमें महारत हासिल करनी है। कल दो तरह के वक्तव्य आए। एक में बोला गया कि भारत की जो सपोर्ट है, भारत का जो सहयोग है, जो हमारी बहन नैना कादरी जी ने भी बहुत जोर शोर से बोला, वो और बढ़नी चाहिए। दूसरी तरफ से अमजद अयूब मिर्जा साहब का कहना था कि जो ये लड़ाई है ये उनको अपने आप लड़नी होगी, ये उस बात खड़े होना होगा, और हो सके तो उनको हथियार भी उठाने पड़ेंगे। मैं इसमें यही कह सकता हूं कि दोनों एक्सपर्ट हैं और सबकी अपनी राय होती है। मेरा ये कहना है कि इसमें कॉम्बिनेशन होगा, समाज की तरफ से भी होगा, जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हुआ कि नॉन कॉपरेशन भी हुआ, सुभाष चंद्र बोस भी थे, और भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे बागी भी, शहीद भी, उसकी भी जरूरत है। तो कई तरह की चीजें इसमें मिलेगी, और हमें ये सोच लेना कि इसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बहुत गलत बात है। देखिए, बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो उसका भारत के ऊपर उससे पहले से ही बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत सारे शरणार्थी इधर आए। बांग्लादेश में पाकिस्तान बहुत सारे जो हमारे इंसर्जेंट हैं, जो विद्रोही हैं,
जो हमारे आतंकवादी हैं उनको बना देता है, जैसे अनूप चेतिया, जैसे शिमरान, एंथनी शिमरान NSCN के, ये वहां पर छुपते रहे, इनको बेस मिलते रहे। तो अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो कुछ साल पहले तक, कुछ साल क्या, भारत की स्वतंत्रता में हमारे पश्तूनों के साथ बहुत मधुर संबंध थे। पिक्चरें बनती थी, काबली वाला, कवालियां दिखाते थे पिक्चरों में, और खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से कहा जाता। उनके बेटे अब्दुल मलिक खान, अब सेहंडर खान, ये सब कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में हर साल आते थे। लेकिन आज देखिए, तालिबान के साथ हमारे संबंध बहुत कमजोर है। क्यों हमने पश्तूनों से अपने रिश्ते खराब कर दिए? क्यों हमने पश्तूनों के साथ संबंध नहीं बना के रखे? तो हमें इन लोगों के बारे में समझना हमारे लिए कोई रुचि या कोई हॉबी नहीं है, ये जरूरी है। ये हमारे लिए एक बहुत हमारा जाति फर्ज बन जाता है कि हमने ये समझना ही होगा। और जैसा आजकल का फैशन है कि वेस्टफैलियन ट्रीटी के बाद जो सीमाएं हैं वो बंद गई हैं, जो देश है वो स्थापित हो गए हैं, और उनमें कोई बदलाव इतना नहीं हो पाता। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने 1988 में सोचा था कि USSR, जो रशिया को जिसको हम आज कहते हैं, वो इस तरीके से बिखर जाए, टूट जाएगा, नए नए राज्य बन जाएंगे, और कई सारे राज्य, लताविया, मोल्डोविया, यूक्रेन, क्रीमिया, ये सब वहां से, अजरबैजान, ये सब निकल कर आ जाएंगे वहां से? क्या आपने कभी सोचा था कि मार्शल टीटो का यूगोस्लाविया टूट जाएगा और उसमें से सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना निकल कर आ जाएंगे? यूगोस्लाविया तो बहुत छोटा सा राज्य था, पाकिस्तान से भी छोटा, और चेकोस्लोवाकिया और दो अलग राज्य बन जाएंगे, और इथोपिया में टूट पड़ेगी और एरिट्रिया निकल के आएगा, सूडान टूटेगा और दो राज्य बन जाएंगे। बहुत सारी मिसालें हैं, हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव हम पे जरूर पड़ेगा। मैंने आपको बताया, बांग्लादेश, आप 1947 पे अपना विचार ले जाइए, कबायली कहाँ से आए? कबायली हमारे पश्चिम से, पाकिस्तान से थे। कारगिल में जो नदर लाइट इन्फेंट्री जो कि लाई गई थी, वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को लाई गई थी। उनको भोले बंदों को, उन भोले सिपाहियों को बहका के लाई, पर लाए तो थे। तो अगर पाकिस्तान के अंदर बिखराव की हालात को समझना चाहे या पढ़ना चाहे, तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर है, जो पहली लाइन है, वो तो हम सब अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पिछले 3-4 साल से फैंस भी बहुत सारी सेमिनार कर रही है, और हम सब पूछते ही एकदम बताते हैं। रीजनल और जो एथनिक है, जो कि जातियों और ट्राइब्स के ऊपर है, उसके बारे में तो हम फटाफट जवाब दे देते हैं। पख्तून या पश्तून, बलोच, सिंध के, कश्मीरी और बाल्टी, गिलगिट बाल्टिस्तान के, हम एकदम ये जानते हैं कि पंजाब से अलग होना चाहते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये वायरस बहुत गहरा है, इसके म्यूटेंट्स हैं, और अगर आप आगे बढ़ के देखें तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर भी है, जिसमें सराइकी है। एक पंजाब, पूरा पंजाब एक जैसा नहीं है। जो लोग भावलपुर और भावल नगर और इन इलाकों में रहते हैं, जो दक्षिणी पंजाब है, वो बहुत दुखी है, वो अलग होना चाहते हैं। उनकी बोलचाल की भाषा, उनका खाना पीना दूसरे पंजाब से अलग है। उनके मन में यह है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, और काला बांध को बनाकर हमें पानी बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, वैसे ही उनको पानी कम मिलता है। तो सराइकी लोगों के बारे में हम इतनी बात नहीं करते। इसी तरीके से पंजाब में, जहाँ के मेरा परिवार रहने वाला है, चकवाल, अरबाल, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ के बहुत सारे फौजी होते हैं, और जलकयानी साहब वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ पर पोटोहार उसको बोलते हैं, पटोहारी, और हिंदी में बोल सकते हैं पठार, ऊंचाई का इलाका। वहाँ के लोग भी, उनकी एक अलग पहचान है, वो अलग हो जाना चाहते हैं शायद पंजाब से। और अगर हम धार्मिक चीजों में जाएं तो शिया है, जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, अहमदिया है,
बख्शदाता गंज की जो मजार है उसमें बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो जिहादी हैं वो ये नहीं चाहते। वो जो सलाफी लोग हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। इसी तरीके से मुहाजिर लोग वो एक अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर मुहाजिर और माइग्रेंट्स के बीच में भी झगड़ा और लड़ाई। कराची शहर में 2 खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ कराची में मुहाजिर रहते हैं और लयारी और उस इलाकों में जहाँ वहाँ पर पठान लोग रहते हैं, पश्तून लोग रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और उनके बीच में बहुत गहरी समस्याएं हैं। और अगर हम आगे जाना चाहें तो हमारा नजरिया क्या होगा? हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि पाकिस्तानी लोग अपनी फौज के खिलाफ जरूर सोचें, क्योंकि फौज ने उनको सताया हुआ। आज फौजी वहां पर बड़े चैनो अमन से रहते हैं। अभी बजट में वो अपनी बजट को फिर से बढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद, और वो ये नहीं देखते कि जो लोगों का विकास, पढ़ाई लिखाई, सेहत है, उसके ऊपर पैसा है ही, खर्च ही नहीं कर सकते। और उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट ले रखे और अच्छी जगहों पे वो रहते हैं। तो हमारा नजरिया कुछ ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तानी लोग खुद कहें कि फौज ने हमें तंग कर। देखिए, एक छोटा सा चुटकुला है कि पाकिस्तान की ट्रेन में एक आदमी जा रहा, उसके साथ में कोई बैठा था, तो उसने उससे पूछा, भाई तुम फौज में हो? उसने कहा नहीं। तो तुम्हारा कोई परिवार का है? उसने कहा बिल्कुल नहीं। कहता कुछ फौज के साथ काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो? कहता नहीं यार, बता तो दिया तुम, फौज से नहीं हूँ, कुछ लेना देना नहीं। तो कहता फिर मेरे पैर के ऊपर पैर क्यों रखा? हटाओ, पिछले आधे घंटे से मेरा पैर के ऊपर पैर रखा हुआ। तो वहां तो फौज हर एक आदमी के पैर के ऊपर पैर रख के बैठे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग इसके खिलाफ खड़े। और पाकिस्तान की फौज भी, उसने अपनी फाउंडेशन बना रखी, शाहीन फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, बहारिया फाउंडेशन। सीपैक के अंदर आधे से ज्यादा ठेके, 80% ठेके फौजियों ने ले रखे, और उसके जो इंचार्ज है जनरल असीम सलीम बाजवा, वो फौज के क्यों है? इसका कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान में मेट्रो बनी तो श्रीधरन इंजीनियर इंचार्ज, यहाँ जब सीपैक बन रहा है तो फौजी ऊपर आके बैठ गया। क्या उसकी महारत? और फौज भी कोई एक समरस नहीं है, उसमें एयरफोर्स वाले आर्मी वालों से अलग है। और अगर आप देखें तो परवेज मुशर्रफ पे जो एक बार कोशिश की गई थी, वहां एयरफोर्स वाले कर रहे और एयरफोर्स बेसिस के ऊपर अटैक हो चुका। तो ये एक समझने की बात है, और हमें ये म्यूटेंट भी पढ़ने पड़े। पाकिस्तान के समाज में एक और बिखराव आ रहा है, एक अरब की तरफ झुका। तो खुदा हाफिज की जगह अल्लाह हाफिज, रमजान जगह रमजान, वेशभूषा भी बदल डाली। और जो गंगा जमनी तहजीब थी जिससे वो जुड़े हुए थे, तो यहाँ से गए थे, उससे बिल्कुल तोड़ लो गया। और ऐसा नहीं है अरब वाले उनको कोई गले लगा के मिले, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक नजरिया ही है। आज सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान से अपना हाथ खींच लिया, वो दुखी है उससे, क्योंकि वहां से आता क्या? सिर्फ आतंकवाद। और मेरा आपसे आग्रह है, हमारे को अपनी चीजों के अंदर ज्यादा हल्ला इस बात पे नहीं मचाना चाहिए कि कब पाकिस्तान टूटेगा, कैसे टूटेगा, कौन तोड़ेगा। देखिए, ये सरकार की काम, ये गवर्नमेंट की एजेंसियां करें, और इसके बारे में बात भी नहीं होगी। और वो ऐसा नहीं चाहते कि पाकिस्तान को तोड़, पाकिस्तान को टूटे। हमने तो इस बीमारी को पढ़ना है, इसका विश्लेषण करना है, इसको इंटेलिजेंटली उन लोगों के साथ खड़े रहना है, क्योंकि इसमें हमारा नैतिक और मौलिक जिम्मेवारी। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का खुद का नजरिया था, वो अपने समाज के साथ भेदभाव करता है, तो उसकी मैं दुआएं नहीं देता हूँ। और हम एक अच्छे नागरिक पड़ोसी होने के नाते, एक ही समाज से आने के नाते, मेरा परिवार तो चकवाल और अकबाल से आया, तो मेरे मन में उनके प्रति सहानुभूति तो होगी। और अगर वहां पर कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कालाबाग डैम का प्रोजेक्ट है, जिससे कि साउथ पंजाब के ऊपर, दक्षिणी पंजाब के ऊपर अकाल जैसी स्थिति आ गई, इसके बारे में हमको
नवीन मिश्रा जी बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, उनको इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। इसी तरीके से अभी सीपैक में कोहाला का बांध बनाने की योजना चल रही है। वो बांध कहाँ बनेगा? वो बांध गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में। डूबेगा कौन? गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका। और बांध का जो लोकेशन है, जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है, वो ऐसे बनाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा, जो कि इमरान खान का वो है सूबा है, उसको मिलेगी रॉयल्टी। तो रॉयल्टी खाए कोई और, डूबे कोई और मजे कोई और चीनी उसके अंदर घुसे। तो हमको कोहाला जैसे डैम्स के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर विश्लेषण करना चाहिए। आज का दिन बहुत प्रभावी दिन हो, बहुत अच्छे वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमेरिका से, कनाडा से तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं और बहुत सारे के भी वक्ता हमारे साथ जुड़े। मेरा आप सबसे आग्रह है, इनको ध्यान से सुनिए। आखिर में आपको सवाल पूछने की अनुमति मिलेगी। तो एक बार फिर से मैं आपसे आह्वान करूंगा कि भाई साहब ने हमको कल बताया था, ये बीमारी हमें समझनी पड़ेगी, इसकी जड़ तक हमें जाना पड़ेगा। तो सिर्फ ये हल्ला मचा के कि पाकिस्तान को तोड़ देंगे, टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन उसको समझना, उसकी जड़ तक जाना, ये हमारी और सरकार और एजेंसी के ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि हम सरकार के ऊपर ऐसे ही दबाव बढ़ाएं, वो ठीक नहीं होगा। सरकार अपने टाइम पर अपना काम करे, एजेंसियां अपने टाइम पर अपना काम करें, लेकिन हम एक सजग भारतीय होने के नाते, फैंस के सदस्य होने के नाते समस्या को समझेंगे। भाई साहब ने जैसे बताया है उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके विशेषज्ञ बनेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना और मुझे